आगे है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अकॉर्डिंग हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है फॉर इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज एंड डील विद द प्रिंसिपल फॉर डिटरमिनेशन अलोंग विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टू बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस ऑफ फॉरेन ब्रांचेस। हमारे जितने भी फॉरेन की ब्रांचेस होती हैं फाइनेंसिस को लेकर, उनकी स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, कितना हमारा फर्क पड़ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, उसके लिए है। The reporting and the recognition principle in the relation to foreign exchange transaction in the stated as initial recognition, स्टार्टिंग में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी रिकॉग्नाइज करने के लिए, और एनी चेंज इन द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट के अंदर जितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंसेस इन द एक्सचेंज रेट इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट भी हमने स्टडी किया था फॉर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वहां के टॉपिक है, तो उसको डिस्क्लोज करने की बात कर रहा है। कहता है डिफरेंसेस की वजह से जितना भी अमाउंट में चेंज आ रहा है, नेट प्रॉफिट में, नेट लॉसेस में जितना भी चेंज आएगा उसको डिस्क्लोज करने की बात कर रहा है। और जितनी भी एडजस्टमेंट हमको वैल्यू में करनी है फिक्स्ड एसेट्स की, ये भी अपने को डिस्क्लोज करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है एक टॉपिक, मतलब सिंपल सा क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसके इफेक्ट को अपने को दिखाना है। फिर है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स को लेकर आइए, कहता है कि दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाज मेड एप्लीकेबल फ्रॉम द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द ऑन और आफ्टर द डेट। ये बनाया गया था 1/4/1994 के बाद। ये डील करता है चेंज इन द प्राइस दैट हैव सिग्निफिकेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेलफेयर अदर देन द गवर्नमेंट एड्स, इन्वॉल्वमेंट इन द गवर्नमेंट हैविंग पोजेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ग्रांट का क्या मतलब होता है? इट इज एन एड बेस्टोर्ड कंक्रेट टू पास्ट और फ्यूचर विद द नेसेसरी सर्कमस्टेंसेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज विद इन कैश और इन काइंड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब भी गवर्नमेंट से ग्रांट्स आती है वो हमको डेफिनेटली वापस तो देनी होती है, और गवर्नमेंट ग्रांट कभी कभी क्यों देती है, तो पास्ट के किसी इवेंट को लेकर या फ्यूचर के लिए भी दे सकती है। इट एक्सक्लूड ट्रांजैक्शन विद गवर्नमेंट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द डे टू डे फंक्शन ऑफ द बिजनेस। इसको हम बिजनेस के डे टू डे फंक्शन से हम अलग नहीं कर सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर आपको याद रखना हो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसकी है, ये गवर्नमेंट ग्रांट्स को लेकर, तो ये अपने आपको याद रखना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है। बेसिकली तो बस ये छोटी छोटी बातें चलेंगी, अदरवाइज सीधा भी पूछ सकता है कि गवर्नमेंट एड्स को लेकर, वेलफेयर को लेकर कौन सा है स्टैंडर्ड, तो आप बोल देना 12 है। तो ये इस टाइप के टॉपिक यहाँ पर आने वाला है। ये आपको शॉर्टकट में उसने बोल दिया कि गवर्नमेंट ग्रांट्स को लेकर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तब भी आपका आंसर होना चाहिए 12। फिर है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, ये है इन्वेस्टमेंट को लेकर, इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट को लेकर, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अब इन्वेस्टमेंट हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है कि काफी लंबे समय के लिए रखते हो, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रखते हो आप लिक्विडिटी के लिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 डील विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द सच इन्वेस्टमेंट ऑन बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो भी हमारी फेयर वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर कैलकुलेट करने के लिए हमको देखना होता है। तो इसमें हम प्राइस की बात भी लेके चलते हैं, ब्रोकरेज की, ड्यूटीज की, टैक्सेस की सारी बात लेके चलते हैं। फर्दर द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेल द इन्वेस्टमेंट पार्शियली और द कंप्लीटली डिपेंडिंग अमॉन द रिक्वायरमेंट। तो ये सारी बातें जो हैं इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट को लेकर, उसकी अकाउंटिंग किसके हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में। यस कविता, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि इसके अंदर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मेन है, इसको याद रखना ही बहुत काफी है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ये किसका है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अमलगमेशन। अब अमलगमेशन का चैप्टर भी हमने स्टडी किया था। अमलगमेशन के चैप्टर के अंदर आपने क्या देखा था, हमने मर्जर और परचेज दोनों की टाइप की अमलगमेशन देखी थी। तो ये उसी के अकॉर्डिंग है। तो आपने उसमें देखा था कि हमारे पास 5 कंडीशंस होती हैं, 5 कंडीशन को हम पूरा करते हैं नहीं करते हैं, ये सारी बातें अमलगमेशन के चैप्टर के अंदर आ रही थी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड था 14 अमलगमेशन को लेकर। फिर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 है, ये किस लिए है, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की जो रिटायरमेंट होती है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनके बेनिफिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है 15।
कहता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 डील करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट pertaining टू रिटायरमेंट बेनिफिट गिवन बाय द कंसर्न टू द एम्प्लॉइज। हम अपने एम्प्लॉइज को क्या बेनिफिट देते हैं और इसके अलावा क्या सर्विस देते हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड को लेकर है, ग्रेचुइटी को लेकर है, लीव को लेकर है, लीव की जो इनकैशमेंट है, पोस्ट रिटायरमेंट, हेल्थ के है, वेलफेयर स्कीम है, ये इसके अंदर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 स्टार्ट कब हुआ है, 1/4/95 के बाद से लगा लो। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि प्रोविडेंट फंड के अंदर या जो भी कंट्रीब्यूशन हुए हैं ये सारे के सारे हमको शो कराने होते हैं। ये सारी बातें हमको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिस्क्लोज करनी है फॉर ग्रेजुइटी एंड द अदर स्कीम। ये स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है, एम्प्लॉयर ने कौन सी स्कीम दिखा रखी है। ठीक है, तो लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए हमको ये दिखाना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। फिर हमारा है अगला बोरोइंग कॉस्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हमारा स्टार्ट होता है 1/4/2000 से। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है, जो हमारी इंटरेस्ट के चार्जिंग कॉस्ट होती है, डिस्काउंट की कॉस्ट होती है डिबेंचर्स के ऊपर, या एक्सचेंज डिफरेंशियल्स होते हैं, ये लीज फाइनेंस के जो चार्जेस होते हैं ये उसको लेकर है। इंटरेस्ट के चार्जेस, एक्सचेंज डिफरेंशियल एंड द लीज फाइनेंस एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये उनकी बात कर रहा है। दैट इज बोरोइंग कॉस्ट, किसी भी चीज को बोरो करने की जो कॉस्ट है। तो ये स्टार्ट हुआ 1/4/2000 से। फिर है सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग का टॉपिक अभी आगे आएगा, बट इसका स्टैंडर्ड याद रख लो। इसका स्टैंडर्ड कौन सा है, 17। सेगमेंट रिपोर्टिंग का टॉपिक अभी आगे आएगा। फिर इसके बाद है हमारे पास रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, ये डिस्क्लोज करता है ऑर्गेनाइजेशन वूज स्टेट और डिबेंचर आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज और वूज टर्नओवर एक्सीड द 50 करोड़। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट कर रहा है जिनकी डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है और जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। तो इट गाइड्स अस हाउ टू रिवील द एसोसिएटेड पार्टी डिस्क्लोजर ट्रांजैक्शन सेट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एन एंटिटी विच इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय इट्स द मेडिएटर कंट्रोल एंड द कंट्रोल और इज अंडर द कॉमन कंट्रोल रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 फॉलो करना होता है। जैसे ए कंट्रोल बी directly and the B control C directly, then it can be said the A control C indirectly because E is the subsidiary of the A। तो इसके अंदर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था A फर्म B को कंट्रोल करती है, B C को कंट्रोल करता है, C D को कंट्रोल करता है। तो अल्टीमेटली A का कंट्रोल C के ऊपर भी हो गया, B का कंट्रोल D पे भी हो गया और A का कंट्रोल D पे भी हो गया। तो रिलेटेड पार्टी के जितने भी इस टाइप के फंडे होते हैं उसको डिस्क्लोज की बात कर रहा है। तो रिलेटेड पार्टी के जो भी हैं उसको अपने को डिस्क्लोज करना है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अकॉर्डिंग। आगे है अकाउंटिंग फॉर लीज। अब लीज के मामले तो आपको पता ही, अकाउंट्स के अंदर लीज और प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो सारे के सारे टॉपिक हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के अकॉर्डिंग आने वाले हैं। अब अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर का टॉपिक, अर्निंग पर शेयर का टॉपिक आपको पता है, हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, चैप्टर आया था हमारा अलग से। तो इसके ऊपर जो हमारा टॉपिक है वो है 20, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। ये अप्लाई कब से हुआ है, इफेक्टिव फ्रॉम द पीरियड ऑन और आफ्टर 1/4/2001। ये उन सभी एंटिटीज के ऊपर अप्लाई होता है जिनके पास इक्विटी शेयर है और जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट करता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस सच कंपनीज। इस प्रकार की कंपनीज को ये फॉलो करना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम क्या करा सके, कंपैरिजन करा सकें। ठीक है, अगला है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक हमने पहले भी स्टडी किया था कि कंपनीज को आपस में मिलकर हमारी स्टेटमेंट्स को इकट्ठा दिखाना होता है। एक पेरेंट कंपनी होती है, एक सब्सिडरी कंपनी होती है, सिस्टर कंसर्न होती है, तो उनकी अकाउंट्स को हम एक साथ दिखाते हैं और सेपरेट भी दिखाते हैं, तो वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो ये टॉपिक हम पहले भी ज्यादा डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, बट आया कब से है ये, ऑन और आफ्टर 1/4/2001। ये हमको बताता है
इसके अंदर प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं किसके लिए, कंसोलिडेशन ऑफ द अकाउंट्स। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल इफ देयर इज टेम्परेरी कंट्रोल बाय द पेरेंट कंपनी और देयर आर द लॉन्ग टर्म बाउंड्रीज फॉर द फंड्स ट्रांसफर। ये तब अप्लाई नहीं होता जब हमारा दूसरे के ऊपर, किसी दूसरी फर्म के ऊपर हमारा टेम्परेरी कंट्रोल है या हमारी लॉन्ग टर्म बाउंड्रीज हैं कुछ पेरेंट कंपनी को लेकर, फंड्स ट्रांसफर को लेकर, तो यहां पर अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज हमारा अप्लाई होने वाला है। तो parent the subsidiary is the one who exercise direct control over its subsidiaries and the subsidiary is the one who have controlling is being done by the parent company। तो एक पेरेंट कंपनी होती है, पेरेंट कंपनी का दूसरी सब्सिडरी के ऊपर कंट्रोल होता है। तो इस टाइप का जहां फंडा है तो उनको अपने अकाउंट्स को इकट्ठा करके दिखाना होता है, कंसोलिडेट करके दिखाना होता है, तो वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 21 फॉलो हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर उनके अकाउंट्स को एक साथ रिप्रेजेंट करने के रूल्स एंड रेगुलेशन यहां पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, ये है हमारा इनकम के ऊपर टैक्सेस को लेकर, इनकम के ऊपर टैक्सेस को लेकर। तो एनी टैक्स विच इज लेविड ऑन द इनकम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। तो सपोज एन इंडियन enterprise and the Indian enterprise has a branch in USA. Now the branch in USA is basically resident of India, and the earning from income there and the such income earning the US is taxable in the US itself, and the income is not taxable in India। तो अगर कोई हमारी कोई कंपनी है वहां पर फॉरेन में चल रही है, वहां पर इनकम कमा रही है, वहीं पे टैक्स लग रहा है, बट इंडिया में तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा ना उस इनकम के ऊपर, तो उसको भी हम लेके चलेंगे। फॉर इफ एन इंडियन एंटरप्राइज है एनी ब्रांच आउटसाइड इंडिया, इट इज सब्जेक्टेड टू टैक्सेस बाय द अदर गवर्नमेंट इटसेल्फ। This accounting standard is applicable to all enterprise that is covered under the scope of the standard। इसके अंदर उन सारी फर्मों को लेके चल रहे हैं तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो इसके ऊपर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, डेफिनेटली हमारे पास 22। हमारे ऊपर ये डिलेड टैक्स एसेट्स हैं, ये डेफर्ड टैक्सेस की बात है, ये सारी बातें भी इसके अंदर आने वाली हैं, अपने को बस ध्यान रखना है। दिस इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 टैक्स ऑन इनकम को लेकर। अगला जो है हमारा वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट्स इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हमको इन्वेस्टमेंट की दिखानी होती है कहां पर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक तो हमने पहले भी स्टडी कर लिया, उसी के ऊपर अब उन्हीं स्टेटमेंट के अंदर जो हमको इन्वेस्टमेंट दिखानी होती है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा जो स्टैंडर्ड लग जाएगा ये 23 लग जाएगा। फिर अगला जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, ये है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को लेकर। कहता है कि दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रिंग्स आउट लेयर्ड फॉर्मेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटिन्यूइंग एंड द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमको बताता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर अपने को दिखाना है जो भी एक्टिविटीज, जो भी हम चाहे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं या डिसकंटिन्यू कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने को लेकर। इट गिव्स आउट द मैटर इन विच द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कैन बी द प्रेजेंटिव पता segregating the result for which they going to be continued and the result of what is not like to be continued। हमको कौन कौन सी एक्टिविटीज कंटिन्यू रखनी होती है, उसका रिजल्ट डिसकंटिन्यू कैसे होगा ये अपने दिखाना पड़ेगा। तो all that happen infrequently are not discontinuing operations but discontinuing operations to happen infrequently। ये बार बार होते रहते हैं। तो फ्लोइंग आर द सिचुएशन, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिस वजह से अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू चलती हैं, कुछ कंटिन्यू नहीं चलती। तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 फॉलो करना है। तो बस आप इसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के नाम से याद रख सकते हैं। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 है ये इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर है और ये टॉपिक अपना आगे आना भी है, इस स्टैंडर्ड को हम अलग से स्टडी करेंगे 25। फिर है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटेंजिबल एसेट्स को लेकर, ये थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये वाला जो है ये सारे एंटरप्राइजेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कहता है कि हाउ एवर फिर इंटेंजिबल इज एक्सक्लूडेड फॉर द स्कोप, राइट टू द एक्सप्लोर ऑफ द मिनरल ऑयल्स, इनटेंजिबल एसेट अजान फ्रॉम द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल एसेट्स, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। कहता है वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम अलग से देखते हैं। कहता है गुडविल अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ द अमलगमेशन, अगर हमने फर्मों को अमलगमेशन किया है उस वजह से अगर हमारी गुडविल हमारी क्रिएट हुई है तो वो कहां पे कवर करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर। एंड कंसोलिडेशन एनी अदर इंटेंजिबल एसेट व्हिच इज कवर्ड स्पेसिफिकली इन द अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हेन ए टेंजिबल एंड द इनटेंजिबल कंपोनेंट को एग्जिस्ट इन एन एसेट। अगर किसी प्रॉपर्टी के अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों के दोनों कंपोनेंट आइडेंटिफाई होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इट इज क्लासिफाइड ऑन द प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट।
तो जो कंपोनेंट ज्यादा डोमिनेंट है उसके बिहाफ पर उसको हम वैल्यू करते हैं। तो कंट्रोलिंग ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट नॉट इजी टू कंट्रोल, तो इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन को लेकर, काउंट करने को लेकर हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है 26। अगला है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 किस लिए है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन द जॉइंट वेंचर, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल अकाउंट है, चाहे वो हमारे जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस हैं, या जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स हैं, या जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज हैं, ये सारी बातें किस में आ रही हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट इन द जॉइंट वेंचर। तो कहता है कि सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंसेस हैव टू बी प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरेस्ट इन द जॉइंट वेंचर। तो दिस स्टैंडर्ड इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर द दोज एंटरप्राइज दैट मेक द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंसेस। तो जो भी कंपनीज, जो भी फर्में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट रेडी करती हैं, बट वो फाइनेंस का काम करती हैं, तो उनको इस टाइप का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो जॉइंट वेंचर में भी द फ्लोइंग फॉर्म म्यूचुअली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, एसेट्स एंड द एंटरप्राइजेस। तो मैंने आपको बता दिया उनमें भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, जो जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन है, जॉइंटली कंट्रोल एसेट्स को लेकर है, या जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज को लेकर है, तो इनके ऊपर हमारा डेफिनेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम 27 फॉलो करने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 ये हमारा है प्रोविजंस को लेकर, कंटीजेंट लायबिलिटीज को लेकर और कंटीजेंट एसेट्स को लेकर। ठीक है, तो ये बात तो अपने को वैसे ही पहले से पता है, प्रोविजंस के बारे में, कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होती है, कंटीजेंट एसेट्स क्या होती हैं। फिर हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 रिकॉग्नाइजेशन एंड द मेजरमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं या उसकी जो वैल्यू होती है वो काउंट करते हैं, तो ये उसके ऊपर है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्ट्रूमेंट की जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 है। ठीक है, जैसे हम इंस्ट्रूमेंट जो डेट और इक्विटी को लेकर उसकी हम क्लासिफिकेशन करके दिखाएंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से कंपाउंड है, ट्रेजर शेयर कौन कौन से हैं, इंटरेस्ट है, डिविडेंड की बात है, गेन एंड लॉस है, उन सारी बातें। तो ये सारी के सारे टॉपिक हमारे किसके अंदर आ रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 के अंदर अकॉर्डिंग। और ये स्टार्ट कब हुआ है? 1/4/2011 या उसके बाद। तो इसका पर्पस क्या है? रूल्स को ड्राफ्ट करना और रेगुलेशंस बनाना प्रेजेंटेशन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। वो इक्विटी को लेकर, लायबिलिटी को लेकर हो सकते हैं, सारी चीजों को लेकर हो सकता है। दिस अकाउंटिंग कवर ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कवर करते हैं, बोथ रिकॉग्नाइज और एस अदर अनरिकॉग्नाइज। इसके अंदर सारे रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इसको हम कवर करते हैं, बजाय छोड़कर। किन किन चीजों को हमने छोड़ना है? इंटरेस्ट इन द जॉइंट वेंचर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिडरीज, ये टॉपिक क्योंकि हम पहले भी आ चुके हैं हमारे। राइट्स ऑफ एम्प्लॉइज कवर ऑन द बेनिफिट प्लान, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इन सारे टॉपिक को छोड़कर जो भी हमको रिप्रेजेंट करना है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो प्रेजेंटेशन है वो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 के अकॉर्डिंग हमको कवर करने होते हैं। फिर है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्लोजर। ये तो अपना आ ही चुका लगभग, है ना।